नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएस चैनल ककराहा में। मैं मनीष कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 का ये 7वां चैप्टर है, जिससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश किसे कहा जाता है। यानी जो समस्त कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। यानी पूरे कार्तीय तल को जो 4 बराबर भागों में विभाजित करता है उसे चतुर्थांश कहा जाता है। इसको पहले समझ लेते हैं कि इससे भी संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे -3 गामा 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, या -4 गामा -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, या 2 गामा -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, या पूछ दिया जाता है 3 गामा -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो चतुर्थांश का ज्ञान ना होने के कारण हम लोग इन प्रश्नों में, सामान्य से प्रश्नों में हिलक जाते हैं, अर्थात इनके उत्तर हम आसानी से नहीं दे पाते हैं। अगर हम अच्छी तरीका से चतुर्थांश को समझ लें तो शायद इन प्रश्नों के उत्तर हम चुटकियों में दे सकते हैं। जैसे ये इधर की तरफ जो रेखा गई हुई है, इस रेखा को x अक्ष से जाना जाता है। ऊपर की तरफ जो रेखा गई है इसको y अक्ष से जाना जाता है, अर्थात ये भी x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष को कहा जाता है भुज। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। जबकि y को कहा जाता है कोट। जो भी निर्देशांक बिंदु लिखा होता है वो सदैव भुज और कोट में लिखा होता है, अर्थात x और y के क्रम में लिखा होता है। निशानों का क्रम हम आसानी से उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारे उत्तर भारत की नदियां जितनी भी हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं, अर्थात पश्चिम से पानी पूरब की ओर जा रहा है तो पूरब की ओर पानी में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब प्लस, अर्थात ये रेखा हमारी प्लस की होगी, ऊपर की तरफ ये प्लस की होगी, और जितना भी हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी प्लस में जाते हैं तो ये ऊपर वाली रेखा भी प्लस में होती है। और जब पश्चिम से पानी पूरब की तरफ कम हो रहा है तो ये इधर मान लीजिए कम हो रहा है तो ये ऋण में पहुंच गया। नीचे की तरफ जब हम समुद्र तल से गहराई के मतलब नीचे की ओर जाते हैं तो हम माइनस में जाते हैं, तो ये नीचे वाली रेखा हमारी माइनस में होती है। चतुर्थांशों की गणना सदैव यहाँ से प्रारंभ होकर वामावर्त दिशा में यहाँ पर पूर्ण होती है। कैसे? ये चतुर्थांश जो है ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है, और ये सेकेंड चतुर्थांश कहलाता है, और ये थर्ड चतुर्थांश कहलाता है, और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। निशानों का क्रम जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले भुज लिखा जाता है, तो भुज का निशान है x और कोटि y का निशान है, यानी भुज का निशान है प्लस और कोटि y का भी निशान है प्लस, अर्थात प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक बिंदु हैं वो प्लस और प्लस में होते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो भुज माइनस में है, कोट प्लस में है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश के चतुर्थांश माइनस और प्लस में होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में भुज माइनस में है, कोट भी माइनस में है। तृतीय चतुर्थांश माइनस और माइनस में होती है। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस में है, कोट y अर्थात ये माइनस में। यानी चतुर्थ चतुर्थांश के जो निर्देशांक बिंदु होते हैं अर्थात निशान होते हैं वो प्लस और माइनस में होते हैं। इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस के निर्देशांक बिंदु रखे जाएंगे, अर्थात होते हैं। अब इस प्रश्न को जो सबसे पहले हमने लिया था इस चतुर्थांश के माध्यम से हल कर लेते हैं। जैसे दिया है -3 गामा 5, यानी x अक्ष माइनस कहाँ है, ये रखा है, और प्लस 5, यानी ये जो -3 गामा 5 है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार -4 गामा -3, x भुज भी माइनस में, कोट भी माइनस में, तो ये जो है तृतीय चतुर्थांश में आएगा।
किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में रखा जाएगा। इधर का बिंदु देखते हैं 2, -5 यानी x अक्ष जो है प्लस में है और y अक्ष -2y अर्थात कोट जो है वो माइनस में है। तो 2, -5 बिंदु जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश में रखे जाएंगे। इसी प्रकार से 3, 5 यानी 3 भी प्लस में है 5 भी प्लस में है, ये किस चतुर्थांश में रखे जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। इस प्रकार से हम आसानी से कैसे भी प्रश्न पूछ दिए जाएं, कोई भी निर्देशांक बिंदु दे दिए जाएं तो उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और निर्देशांक ज्यामिति से प्रारंभिक प्रश्नावली में अर्थात प्रथम प्रश्नावली में डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि दो बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2। इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके लिए एक फार्मूला है d √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लोग लेते हैं और उसको हल करके देख लेते हैं। -6, 7 और दूसरा बिंदु है -1, -5। इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो पहले तुलना कर लेते हैं। x1 = -6 और x2 = -1, y1 = 7 होगा और y2 = -5 होगा। फार्मूला हमारा यही लगेगा, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेते हैं तो d = x2 कितना है? -1, यहाँ पर -1 रख लेते हैं और y2 नहीं x2 -1 और x1 है -6 अर्थात ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है, होल स्क्वायर लगा देते हैं प्लस y2 -5 है और y1 7 है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं। 6 से 1 चला गया, 5 का स्क्वायर और इधर 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? √5 25 और 12 बराबर 144। इनको जोड़ लिया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 169 और d बराबर आ जाएगा 169 का वर्गमूल होता है 13 अर्थात d बराबर आ जाएगा 13 मात्रक। इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाएगी। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दो बिंदु इधर उधर दे दिए जाते हैं और बीच में एक बिंदु दे दिया जाता है, उससे समान